हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। जो भी हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी पूरी हिस्ट्री, जो पहले लागू हुई थी उनके बारे में, अब जो हुई है उसमें क्या क्या चेंज किए गए हैं, क्या क्या उनके उद्देश्य हैं, वो सब आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सिर्फ एक इस वीडियो से आपके जितने भी एनईपी के जो आपके डाउट्स हैं, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और उसके साथ ही इसमें हम जो आगे पीवाईक्यू भी करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे, ताकि एक पता चल जाए कि क्वेश्चन आंसर किस हिसाब से आते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो पहले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग के भी आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उनमें सब में ये आपका पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पहली शिक्षा नीति थी वो भारत सरकार द्वारा एनईपी 1968 में लाई गई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ये पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी। आपसे पूछा जाएगा, एक तो टाइम पूछा जाएगा कब हुई थी, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद उस टाइम पे जो है वो प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी। उसके बाद सेकंड की हम बात करें तो 1986 में हुई थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। उसके बाद जो है थर्ड लाई गई है वो 2020 में लाई गई है, ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो एक तो इनका आपको जो है सन याद रखना है, उसके बाद एक इनका आपको जो प्रधानमंत्री हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अच्छा ये ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये देख लीजिए। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की थी 1948-49 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी 1952 में। और जो है महाविद्यालय अनुदान आयोग की, ठीक है। उसके बाद जो कोठारी आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और एनसीईआरटी जो है ये 27 जुलाई 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय लागू हुई थी, ठीक है। ये इस टाइम तो ये बनी थी 27 जुलाई को, और 1 सितंबर को जो है वो इसे लागू कर दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका कि आपसे ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ये सभी आयोग हैं, तो इनका आप टाइम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन सा आयोग किस ईयर में बना था। एक और है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एंड जो है आपका परिषद, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो हमारी फर्स्ट शिक्षा नीति आई थी उसके बारे में। इसमें लैंग्वेज मैंने जितना इजी हो सका है उतना इजी लैंग्वेज रखने की कोशिश की है, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सी जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत अलग अलग लैंग्वेज में है कि बच्चों को बहुत टफ लगती है, लेकिन ये आप पढ़ेंगे ना बिल्कुल आपको इजी लगने लगेगी। तो देखिए, फर्स्ट इसमें जो है कोठारी आयोग, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कोठारी आयोग का टाइम जो है वो याद रखना है, और ये याद रखना है कि शिक्षा नीति जो है वो कोठारी आयोग के बेस पर थी। तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी, जिसमें कि आमूलचूल पुनर्गठन का आह्वान किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें क्या किया था कि इसमें समान शैक्षणिक अवसरों का जो प्रस्ताव है वो रखा गया था, यानी इसमें कहा गया था कि सभी के लिए जो समान शिक्षा के अवसर सभी को प्राप्त होने चाहिए, ये लक्ष्य इसमें रखा गया था। और इस नीति में जो है वो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य भी रखा गया था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद जो सेकंड है हमारी, वो देखिए 1986 में राजीव गांधी सरकार के समय नई शिक्षा नीति में विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति की थी असमानताओं को दूर करने और शैक्षणिक अवसर को बराबर करने पर विशेष जोर देने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इनके लक्ष्य याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नीति का लक्ष्य क्या था, सेकंड का क्या था, ठीक है।
फर्स्ट में तो क्या था आपका, सभी के लिए समान शिक्षा का। अब सेकंड में क्या है, जितनी भी लेडीज़ हैं और SC ST के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनको कि पहले ज़माने में आपने देखा होगा, अभी भी बहुत सी जगह पे है, लेकिन पहले ज़्यादा होता था कि जो SC ST के लोग हैं उनको जो है छुआछूत का बहुत वो था कि उनको नीचा समझा जाता था, उनको ब्राह्मण वगैरह जो उच्च कुल के थे उनके साथ नहीं बैठने दिया जाता था। स्कूलों में जो SC ST के बच्चे अलग बैठते थे, वो बच्चे जो है अपर कास्ट के वो अलग बैठते थे। तो इस तरह की जो असमानताएं हैं उनको दूर करने का और सभी के लिए एक समान शिक्षा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, तो इस बात का जो लक्ष्य है वो रखा गया था। और उसके बाद ये शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित थी। ठीक है। माध्यमिक स्कूलों में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1986 में सेकंड जो NEP के टाइम पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, उसके बाद देखिए थर्ड जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी हम बात करें, ये बेसिकली पूरी तरह से वो नहीं थी, लेकिन इसमें जो है वो क्या किया गया था, इसमें सिर्फ संशोधन किया गया था। ठीक है, कुछ करेक्शन किया गया था। अब देखिए इन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, ठीक है, जो 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसी में 1992 में PV नरसिम्हा राव द्वारा संशोधन किया गया था, उसे संशोधित किया गया था। ठीक है, तो ये जो हमारी सेकंड जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसी को 1992 में जो PV नरसिम्हा राव थे उनके द्वारा इसमें करेक्शन किया गया था। इसमें जो है उन्होंने पेशेवर और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने की योजना बनाई थी। अब इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि जितनी भी जैसे कि आपकी इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें प्रवेश के लिए, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, उसमें आपको क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए एक कॉमन इन्होंने एग्ज़ाम रखा था। ठीक है, तो ये संशोधन उसमें किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी थर्ड है जो अभी नई आई है, ठीक है, वो है हमारी 1992 की, सॉरी 2020 की। NEP 2020 की समिति का गठन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में किया गया, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। अब इन्हें जो है वो 2017 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हुआ क्या था कि 1947 के बाद देश में जो है वो ग्रामीण और शहरी स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें क्या है, क्यों किए गए थे, ताकि देश में शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद दोनों ही बेस पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि जो भी है शिक्षा को एक अच्छे लेवल पर हम ले जा सकें। भारत में जो फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वो चाहते थे कि पूरे भारत में एक समान शिक्षा प्रणाली हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत की शिक्षा प्रणाली को मॉडर्न बनाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की थी 1948 में। ठीक है, तो अब इन्होंने जो है मई 2019 में शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट में प्रस्तुत किया। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है सारे, आप इनको वन लाइनर की तरह यूज कीजिए, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में इसी तरह से आपको मिल जाएंगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, कब जो है प्रस्तुत किया गया इसका, तो मई 2019 में, और मंजूरी मिली इसको आपकी 29 जुलाई 2020 को। GDP का 6% शिक्षा पर खर्च। ठीक है, पहले कितना था 4.3। इतना अगर बहुत ज़्यादा डीप जाएगा तभी पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब का आप याद रखिएगा कि 6 जो है 6% आपका GDP का इस पर खर्च होगा। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ जो पॉइंट हैं, की पॉइंट, कि इसमें आवश्यक शिक्षा, आलोचनात्मक सोच, अधिक समग्र अनुभवनात्मकता और चर्चा आधारित ये होगा।
विश्लेषण आधारित शिक्षा को बढ़ाने और पाठ्यक्रम सामग्री को कम करने पर इसमें जो है वो चर्चा की गई। अब देखिए ये पॉइंट क्या क्या है, इनको अब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आवश्यक शिक्षा की जितने भी क्षेत्र हैं, रूरल क्षेत्र हैं, जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, सबको शिक्षा देना, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आलोचनात्मक सोच, अधिक समग्र अनुभवनात्मक, तो मतलब जहाँ इनका बेसिकली ये है, बेसिकली इसमें कहा गया कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके आधार पर यहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट और उसी आधार पर इनको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। जो एजुकेशन है वो चर्चा आधारित होनी चाहिए, ठीक है। एकदम ये नहीं है कि बस किसी भी क्लास का बच्चा है और एकदम उनको रट्टा मरा दिया, ठीक है, उस हिसाब से नहीं होना चाहिए, एक चर्चा के बेस पे होना चाहिए। उसके बाद है कि सभी को शिक्षा का समान अवसर देना चाहिए और ड्रॉप आउट को पुनः स्कूल से जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद है विश्लेषण आधारित शिक्षा को बढ़ाने और पाठ्यक्रम सामग्री को कम करने पर चर्चा, यानी कि जो विश्लेषण को क्या बोलते हैं, विश्लेषण को एक बार आप इसका मीनिंग देख लेगा, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसका इंग्लिश वर्ड भूल गई हूँ, ठीक है। मतलब पाठ्यक्रम सामग्री कम होनी चाहिए, मतलब जो थ्योरी की चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए और जितनी भी प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं जिनसे बच्चे प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा ऐड करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें ऐड की गई। सबसे मेन जो है चीज़ वो है आपको ये याद रखने की कि इसकी जो प्रणाली है वो पहले क्या था, 10+2 का कॉन्सेप्ट था, यानी कि फर्स्ट से 10th तक और उसके बाद +2 यानी 11 और आपकी 12th, ठीक है। तो इस तरह से 12 क्लासों का कॉन्सेप्ट था, लेकिन नई जो प्रणाली आई है वो आई है ये 5+3+3+4। ये सबसे मेन है, बहुत बार पूछी गई है। अभी जो KVS के इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा NEP से क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 5+3+3+4 प्रणाली पहले थी, पहले की भी याद रखिएगा, 10+2। अब देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक मिनट समझिएगा। ओके, इसका है ना स्ट्रक्चर समझिए। ये आपका नया जो फॉर्मेट है आपका 5+3+3+4 उसका स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको आधी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए आपका जो 5 वाला फॉर्मेट है, ठीक है, 5 जो हमारा है उसके अंदर आपका क्या क्या आता है, उसमें आएंगी आपकी 2 फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं उनको, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी फाउंडेशन स्टेज 3 से 6 वर्ष की आयु, और इसमें जो कक्षा का स्तर रहेगा वो हो गया आपकी आंगनबाड़ी या फिर जो बाल वाटिका आप जिनको बोलते हो, अभी जैसे KVS में हाल ही में शुरू किया गया है बाल वाटिका, तो वो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके फाउंडेशन स्टेज में आता है। उसके बाद जो हमारी सेकंड फाउंडेशन स्टेज है उसमें आपका रहेगा 6 to 8 ईयर्स, उसमें आपका नर्सरी, ठीक है। नर्सरी क्लासेस जो रहेंगी वो रहेंगी जो प्री प्राइमरी की क्लासेस होती हैं वो आपसे आपके 6 से 8 तक आएंगी, यानी कि हमारी जो नर्सरी आपकी जो फर्स्ट और सेकंड क्लासेस जो हैं वो नर्सरी की हैं, ठीक है। प्री प्राइमरी की क्लासेस हैं तो वो आपकी जो सेकंड फाउंडेशन स्टेज है उसके अंतर्गत आएंगी। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड कौन सा हमारा, ये 3 वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो रहेगा वो हमारा रहेगा प्राथमिक शिक्षा, इसमें हमारा आएगा 8 से 12 वर्ष। ये वर्ष याद रखिएगा सबसे मेन, ठीक है। एक तो आपको आयु याद रखनी है और कक्षा का स्तर याद रखना है। तो 8 से 12 वर्ष में आपके तीसरी से 5वीं तक की क्लासेस, 3rd से 5 तक की जो क्लासेस हैं वो आपकी इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है जो हमारा सेकंड थर्ड है, ठीक है, यानी कि जो थर्ड जो नंबर है उसमें आ जाएगा हमारा मध्यम स्तर यानी मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज में हमारा रहेगा 11 से 14 वर्ष और इसमें आपकी आएगी 6 से 8 तक की क्लासेस। उसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ, ये हमारी लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज में हमारी 14 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु का आएगा और इसमें आपकी 9 से 12 तक के क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है। ये अच्छे से देख लीजिएगा, यही आपका मेन है। उसके बाद देखिए अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा तो एक ये देख लीजिए, उसमें क्या था आपके, ये प्रीवियस हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें आपकी ये थी एज, ठीक है, 6 से 8 साल।
और जो हमारा सॉरी ये हमारी जो पहली स्टेज है ये आपकी फर्स्ट से 10 तक। तो इसमें आपकी 6 से और 16 साल। उसके बाद जो हमारे 11th और 12th है ये आपकी 16 से 18 साल। ठीक है। और सबसे पहले फाउंडेशन 2 साल, क्लास फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। और ये नई वाली है। ठीक है, ये वाली नई है। तो इसमें आपके आंगनवाड़ी जो हो गई, स्कूल हो गई, बाल वाटिका जो प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका, ये 3 से 6 साल तक। उसके बाद 2 साल आपके फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। एज आपकी 6 to 8, क्लास 3 to 5, एज 8 to 11। और फिर थर्ड आपकी आ जाएगी मिडिल। मिडिल में आपकी 6 to 8 हो जाएगी, एज हो जाएगी 11 to 14। और फाइनली आ जाएगी हमारी सेकेंडरी। सेकेंडरी क्लासेस में हमारी 4th 9 to 12 हमारी क्लासेस होंगी और 14 to 18 हमारी एज रहेगी। ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट पूरा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वापस अपनी थ्योरी पर। अब देखिए, नई जो शिक्षा नीति है उसमें हमारी 1 to 8 क्लासेस चलेंगी। ठीक है। नॉर्मल आपने जो इनका बेस है, जो स्ट्रक्चर है, वो समझ लिया होगा। उसके बाद बात करते हैं कक्षा 9th से। पहले जो है कक्षा 11 में हमें सब्जेक्ट चूज़ करने होते थे, लेकिन अब से जो है वो हमारे 9th क्लास से नए जो सब्जेक्ट है वो हम ले सकते हैं। तो ये एक तो नई चीज़ है। उसके बाद 10th और 12th में यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया है। मिड डे मील के साथ नाश्ता देना। ठीक है। यानी कि आपको पहले गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा होगा मिड डे मील मिलता था, लेकिन अब उसके साथ साथ आपको जो ब्रेकफास्ट है वो भी आपको मिलेगा। और आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि फर्स्ट ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने कि नाश्ता देने की शुरुआत की। ठीक है। पहला कौन सा स्टेट था जिसने कि नाश्ता देने की शुरुआत की स्कूलों में। ठीक है। ये कमेंट में बताइएगा। आपको भी आप सर्च करोगे, जिनको नहीं पता होगा, इससे आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, आप कभी नहीं भूलोगे। हो सकता है मैं बताऊंगी आपको, आप तुरंत भूल जाओगे, लेकिन अगर आप खुद से सर्च करोगे, आप आंसर नहीं भी करोगे तो भी आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद आ जाता है हमारा एक की पॉइंट है कि रटंत विद्या से दूरी। यानी कि इस बार क्या किया गया है कि थ्योरी की जो चीज़ें हैं, पाठ्यक्रम है, वो कम किया गया है और जो प्रैक्टिकल के बेस पे उनको समझाना है वो ज़्यादा, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ताकि बच्चों को जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आए, ना कि उनको बिल्कुल रट्टा मरवाना है। ठीक है। स्कूल शिक्षा के परिणाम केवल बच्चों के डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों को नंबर नहीं दिए जाएंगे, ग्रेडिंग सिस्टम होगा। ठीक है। उसमें क्या होगा, बच्चों को मार्क्स देने का, बच्चों के एग्ज़ाम लेने का सिर्फ एक मोटिव है, और वो रहेगा केवल बच्चों का डेवलपमेंट और स्कूलों में इम्प्रूवमेंट। ठीक है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद है उपलब्धि पर नज़र रखने के लिए कक्षा 3, 5, 8 में मुख्य चरण में जनगणना का मूल्यांकन। कि इसका मतलब है कि किस बच्चे की कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है। किस बच्चे ने किस क्लास में कैसा परफॉर्म किया है। तो इन 3 क्लासेस में जो है 3, 5 और 8 में बच्चों की प्रोग्रेस चेक की जाएगी कि किस बच्चे ने कितना अचीवमेंट लिया है, और ये सब यहाँ पर बच्चों का देखा जाएगा। उसके बाद आ जाती है आपकी हाई एजुकेशन। हाई एजुकेशन में जो है आपका ये रहेगा कि आपको आप पहले क्या होता था कि आप 3 साल कॉलेज जाते थे। ठीक है। अगर आप 3 साल कॉलेज गए और बाई चांस आपने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया तो आपको कोई भी डिग्री, डिप्लोमा नहीं मिलता था। लेकिन अब इन्होंने नया सिस्टम लागू किया है। वो क्या है कि अगर आप देखो 1 वर्ष का आपने कोई भी कोर्स किया है तो वो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष का आपने किया है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। लेकिन अगर आपने 3 वर्ष का किया है तो आपको डिग्री मिलेगी। कि स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अनुसंधान पद्धति को जोड़ा गया है। अब जो स्टूडेंट हैं वो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में रिसर्च को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो उसमें आप ये रिसर्च कर सकते हैं। छात्र के पास पाठ्यक्रम छोड़ने और उसके अनुसार प्रमाण पत्र या डिग्री प्राप्त करने का विकल्प होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 3 साल का हमारा ग्रेजुएशन होता है, तो इसमें अगर आपने 1 साल किया है तो आपको उसी फील्ड में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने 2 साल किया तो आपको उसी फील्ड में डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल किया तो आपको अपनी पूरी डिग्री मिल जाएगी। ठीक है। देखो, इसमें एक भी फालतू का वर्ड नहीं है, बिल्कुल कट टू कट, लाइन टू लाइन है, इसलिए आप एक भी लाइन मिस मत कीजिएगा। एक एक लाइन आपकी बिल्कुल क्वेश्चन के बेस पे है।
पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 1 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है? और 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएशन मास्टर का कोर्स भी लाया जा रहा है। यानी कि अगर आपने मान लो बैचलर कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा 2 साल का होता है, तो उसमें जो है आप 1 वर्ष के बाद भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं, तो उसका भी आपको ऑप्शन मिलेगा। या फिर आप 5 साल का दोनों का एक कंबाइंड कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपका मास्टर और ग्रेजुएशन दोनों एक साथ होंगे। शोध अध्ययन करने वालों के लिए ग्रेजुएशन 4 साल की रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि रिसर्च करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उनके लिए ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल की रहेगी, और उनका जो लास्ट ईयर होगा उसमें वो जो रिसर्च है वो कर सकते हैं। जो कि हायर एजुकेशन नहीं चाहते उनके लिए 3 वर्ष है, यानी कि जो ग्रेजुएशन के बाद और उससे आगे नहीं पढ़ना चाहते, नहीं करना चाहते, तो उनके लिए 3 साल की उनको डिग्री मिल जाएगी। सभी जो हैं, अच्छा ये जो नियम है, जितने भी ये रूल्स बनाए गए हैं, ये सभी सेंटर के जितने भी सेंटर के कॉलेज हैं और आपके स्टेट के कॉलेज हैं, डीम्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी के लिए एक जैसे आपके ये रूल्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उस स्टेट में जाएंगे तो उस यूनिवर्सिटी में अलग रूल होगा, वो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सेंटर की हो, चाहे आपके स्टेट की हो, सभी के रूल सेम रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी है, कि बेनिफिशियल जो है वो आपका रूल है। अब बात करते हैं आपका इनके एम की, कि इस बार की शिक्षा नीति का एम क्या रहेगा। तो ये रहेगा आपका, ठीक है, उद्देश्य इनके हायर एजुकेशन में नामांकन को बढ़ाना। 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा 26.3% से 50% किया जाएगा। यानी कि स्टूडेंट क्या होता था, पहले ग्रेजुएशन करके छोड़ देते थे, लेकिन अब इनका जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि 2035 तक जितने भी व्यवहारिक कोर्स हैं उन सभी में जो शिक्षा है वो 26% से बढ़ाकर 50% एटलीस्ट उनको किया जाए। बच्चों को उस तरह के लाभ देना, उस तरह की उनको सुविधाएं देना, ताकि वो हायर एजुकेशन लें। 2030 तक 3 से 18 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, रोजगार के अवसर देना, ऑनलाइन शिक्षा को भी बढ़ाना, शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देना और शिक्षण को रोचक बनाना। तो ये सभी जो है वो इसके मुख्य उद्देश्य हैं। और पाठ्यक्रम में कटौती, ठीक है, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। अनुभवनात्मक शिक्षा, यानी कि जितने भी एक्सपीरियंस्ड जो टीचर हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को नई चीज़ें सिखा सकें। शिक्षा की पहुंच, अच्छा ये हो गया है, ठीक है। तो ये सभी इसके की पॉइंट है, इसके एम है, इसके उद्देश्य हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये है फाउंडेशनल पिलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपके 5 हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। पिलर हैं ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कितने फाउंडेशनल पिलर हैं। तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो पहुंच, यानी कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पाती, जैसे रूरल क्षेत्र हैं, वहाँ पर शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए, ताकि वहाँ के बच्चे भी पढ़ सकें। उसके बाद है क्वालिटी पर ध्यान देना। क्वालिटी का मतलब होता है कि जो एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं वो बिल्कुल निम्न स्तर की ना हो, उसकी जो है क्वालिटी अच्छी हो, यानी बच्चों को हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल की हो। उसके बाद हो जाता है इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी के मतलब कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर शहर में भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन सभी के लिए जो है क्या किया गया है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, ये रूल बनाया गया है। तो ये हो गया हमारा इक्वलिटी, नहीं सॉरी, ये तो इसमें वहनीयता में आएगा। अच्छा, इक्वलिटी में ये है कि जितने भी आपके SC ST के छात्र हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों,
चाहे ठीक है वो चाहे जनरल के हों, ओबीसी के हों, एससी एसटी के हों, किसी भी कास्ट के, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये आ गया आपका इक्वलिटी। उसके बाद आ जाता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब जो मैंने अभी बताया आपको कि जितने भी जो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगी शिक्षा को, तो उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सके, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते। उसके बाद आ जाते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी कि इसमें आपकी जितने भी जो प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, उसके बेस पर उन बच्चों का आकलन करना और उनको रिपोर्ट करना। ये तो हो गई थी हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रूल की बात। स्टूडेंट को क्या इसके क्या क्या उद्देश्य है, स्टूडेंट को क्या फ़ायदा है, वो क्या कर सकते हैं। अब आ जाती है शिक्षक की बात कि टीचर्स के लिए यहाँ पर क्या क्या रूल निकाले गए हैं। तो टीचर्स के लिए जो है वो सबसे पहला तो रहेगा शिक्षक छात्र अनुपात रहेगा, ये 30:1, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। उसके बाद आपका रहेगा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकता वाले क्षेत्र में 25:1। शिक्षक को गैर शिक्षण कार्य, प्रशासनिक कार्य, मिड डे मील में शामिल ना करने का सुझाव दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे कार्यों में शिक्षक जो है वो अपना टाइम देगा, अपने एफर्ट्स लगाएगा, तो वो फिर कहीं ना कहीं पे जो उनकी मेन काम है, उनका जो एजुकेशन है, बच्चों को शिक्षा देना है, उनका जो टाइम है वो फिर डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन सब कामों को में उनको शामिल ना करने का सुझाव दिया गया है। शिक्षण कार्य के लिए बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है। तो जितनी भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो अब नियुक्त करेंगे, तो उन सभी के लिए बीएड का होना यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बाद देखिए NCFTE, इसकी फुल फॉर्म में आप याद रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन 2021। इसकी आप फुल फॉर्म बस याद रखिएगा, सबसे मेन यही है, कई बार पूछ लिया जाता है। अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का विकास, नियमित शिक्षक भर्ती पर जोर, यानी कि कहा गया है कि सीटें वैकेंट नहीं रहनी चाहिए, ताकि जिससे बच्चों की पढ़ाई जो है वो इफ़ेक्ट होती है। जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाएगी, या बहुत सारे स्टूडेंट पर एक आधा टीचर होगा तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया है कि नियमित शिक्षक भर्ती पर जोर दिया गया है। 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लें। तो ये सभी जो रूल हैं वो टीचर्स के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए एक है आपका ECCE, ठीक है, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फुल फॉर्म सबसे पहले जितनी भी फुल फॉर्म दी गई है ना वो याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका के माध्यम से 3 साल से पढ़ाई शुरू। कक्षा 1 से पहले हर बच्चा बाल वाटिका जाए, इसमें ये कंपलसरी किया गया है। और ये मतलब इनका लक्ष्य है कि जितने भी 3 साल तक के बच्चे हैं, 3 साल से, तो वो सभी स्कूल जाना शुरू कर दें, ठीक है, बाल वाटिका में जाना शुरू कर दें। और उनको जो है कक्षा 1 और 2 से पहले, मतलब 1 में जैसे ही वो आए 5 साल के, 2 साल के जो बाल वाटिका, उसके बाद जब जैसे ही फर्स्ट क्लास में वो आए तो जैसे ही वो फर्स्ट क्लास में आए, बच्चों को थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो हो जाए, क्योंकि बाल वाटिका में 2 साल में बच्चा काफ़ी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो गेन कर लेता है। उसके बाद आ जाता है NCERT द्वारा 6 माह और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करवाया जाएगा। NCERT के द्वारा जो है आपका या तो 6 महीने का और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा। अब एक बात और याद रखिएगा कि जो NCERT है, ठीक है, 1968 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने NCERT की स्थापना की थी। NCERT की फुल फॉर्म अभी मैंने बता दी थी, नेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका जो है कार्य क्या है,
कई बार आप पूछ लिया जाए कि इसका एनसीईआरटी का कार्य है बेसिकली कि जो शिक्षा नीति है उसको बनाने और लागू करने में जो राज्य और जो सेंटर और हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको सलाह देना। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी रूल्स बनाती है, उनमें जो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये सलाह देती है। एनसीईआरटी की एक सबसे अच्छी बात है, जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड स्कूल होते हैं उनकी बुक्स सब जगह एक जैसी होंगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, कई एनसीईआरटी स्कूल होते हैं जिनमें सीबीएसई बोलते हैं। तो इसमें जब एनसीईआरटी बनी थी तब इसमें 7 राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल थी। उसके बाद एक आपका है NCPFECE यानी कि नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसमें क्या है, इसमें आपके अक्षर, संख्या, गिनती, इंडोर आउटडोर गेम, पेंटिंग, पहेली आदि को शामिल किया गया है। जब बच्चा बाल वाटिका में जाएगा तो वो आपकी बेसिक कुछ इंडोर गेम, कुछ आउटडोर गेम्स खेलेगा, पेंटिंग्स छोटी छोटी उनको फ्लावर्स वगैरह, ठीक है, कुछ पजल्स वगैरह उनको सोल्व करना जो इनके आपके टॉयज़ के माध्यम से। ठीक है, अब उनको जैसे काउंटिंग आ गई तो ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। उसके बाद अब बात करते हैं लैंग्वेज की। ठीक है, इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रहेगा यानी कि हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। इन 3 भाषाओं में वहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा 5th तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में करवाई जाएगी। सभी भाषाओं का विकल्प होगा, तो जितनी भी आपको पता है हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो अब बच्चे अपने एरिया के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसी लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी। कक्षा 9th से विदेशी भाषा का विकल्प होगा। अगर जो भी बच्चा फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उनके लिए भी यहाँ पर विकल्प होगा, वो विदेशी भाषा सीख सकता है कक्षा 9th के बाद। ई पाठ्यक्रम स्थानीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। तो जितने भी आपके एजुकेशनल जो कोर्सेज हैं वो आपको लोकल लैंग्वेज में दिए जाएंगे ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद बात करते हैं असेसमेंट की। ठीक है, तो परीक्षण और मूल्यांकन। कक्षा 10th और 12th में बोर्ड रहेगा। वर्ष में 2 बार परीक्षा होगी। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पूरे देश में एक समान होगा, एक ही टाइम पर, और एक ही जो रूल रहेगा, एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए रहेगा। इसे साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। और कौन कंडक्ट करवाएगा, वो करवाएगा NTA यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी, इसके द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। और 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब समझिए कि बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से जो उनका फाइनल रिपोर्ट कार्ड जाएगा उसको तैयार किया जाएगा। यानी कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं देखी जाएगी कि बच्चा एजुकेशन में कैसा है, बच्चा आपके और खेलकूद में कैसा है, बच्चा और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कैसा है, बच्चे का नेचर कैसा है, बच्चे का दूसरे बच्चे के प्रति व्यवहार कैसा है, बच्चे का जो है टीचर्स के लिए व्यवहार कैसा है, बोलता कैसा है। तो ये सब चीज़ें जो है, कितने उसमें मैनर्स हैं, कितने डिसिप्लिन में रहता है, ये सभी चीज़ें जो है उसमें उनके बेस पर उनका आकलन किया जाएगा, उनका असेसमेंट तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर जो उनका फाइनल रिपोर्ट कार्ड होगा वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं 360 डिग्री असेसमेंट, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद एक आ जाता है परख। परख की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल असेसमेंट सेंटर। ठीक है, ये परख एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है। तो इसकी स्थापना की गई स्टूडेंट के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में। तो परख बेसिकली क्या है, तो ये एक छात्रों का जो मूल्यांकन होता है उसके लिए एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका MPhil। यहाँ पर देखिए MPhil को समाप्त कर दिया गया है, MPhil अब नहीं होगा।
निपुण भारत योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी 5 जुलाई 2021 को। इसका लक्ष्य क्या था कि कक्षा 3 के अंत तक बच्चा पढ़ने और लिखने की बच्चे में क्षमता प्रदान करना, संख्याओं के साथ पढ़ना लिखना और बुनियादी संचालन, ये आपका निपुण भारत का लक्ष्य था। बस ये आपको याद रखना है। NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। देखिए, आधारभूत शिक्षा और संख्यानात्मक ज्ञान को विकसित करना। और दीक्षा पोर्टल पर क्या होता है, आपका ई कंटेंट उपलब्ध करवाना। उसके बाद देखिए, भारत में उच्च शिक्षा आयोग HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को संपूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा। 2030 तक प्रत्येक जिले या उसके समीप कम से कम एक उच्चतर शिक्षा संस्था हो। अब किया गया है, पहले आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर तक ऐसी कोई भी गांव वगैरह होते हैं जहां बहुत दूर दूर तक हमें स्कूल कॉलेज नहीं देखने को मिलते, लेकिन अब ये प्रयास रहेगा कि 2030 तक जो जिले हैं, ठीक है, उनके पास कम से कम दूरी पर एक कोई बड़ी संस्था, एक हाई एजुकेशन वहाँ पर संस्था वहाँ पर हो। उसके बाद बात आती है स्कॉलरशिप पोर्टल की। तो स्कॉलरशिप पोर्टल में आपके SC ST OBC के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप पोर्टल का निर्माण किया गया है। MERUS यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। रेगुलर स्टडी ना करने वालों के लिए NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जोड़ा जाएगा। जो भी बच्चे जो है रेगुलर स्टडी नहीं करना चाहते या फिर किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए, तो उनके लिए जो NIOS की स्थापना की गई, ताकि उनकी जो है पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, वो अपना जो उनकी मजबूरी है उसी के साथ साथ वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। इसमें कक्षा 3, 5, 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। NEP 2020 में जेंडर इक्लूजन फंड और वंचित इलाकों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया गया है। एक ही वर्ड आया यहाँ पर, जेंडर इंक्लूजन फंड, तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है जितने भी आपके वंचित इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती, एक तो उन तक शिक्षा, और एक दूसरा जितने भी आपके जो जेंडर है उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा और सभी जेंडर्स को यहाँ पर शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है निपुण भारत। तो ये एक कार्यक्रम है, एक योजना है। निपुण की फुल फॉर्म है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत कक्षा 3 तक के बच्चों को पढ़ना लिखना और अंक गणित सिखाने का टारगेट बनाया गया है। बहुत ईजी है, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। बच्चों को कक्षा 3 तक जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना और अंक गणित सीखने, इन सब में निपुण बनाना, ठीक है। बेसिक सी इसका कार्य है या इसका टारगेट है। 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई। निपुण भारत योजना के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल को भी प्रारंभ किया गया। दीक्षा पोर्टल अभी हमने पढ़ा था। दीक्षा पोर्टल पर क्या होता है, जो ई कंटेंट होता है वो उपलब्ध होता है। इसके माध्यम से ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि स्थानीय भाषा में होगा। बस ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट हमारा है एक FLN। इसका निर्माण भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। बच्चों को प्राइमरी स्टेज में भाषा और गणित का ज्ञान देना, 3 से 9 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का समग्र विकास। तो ये FLN का जो लक्ष्य है वो है। तो ये थे हमारे इसकी थ्योरी की जो मेन थ्योरी है, जो चीज़ें याद करने लायक हैं वो। उसके बाद देख लेते हैं इनमें क्वेश्चन किस बेस पर बनते हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन है बनाए हुए और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर PYQ हैं, जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह के बनते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है कि सतत भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी। तो ये थी आपकी कोठारी आयोग की। 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। तो ये था मानव संसाधन
विकास मंत्रालय। अब देखिए इसमें जो है इसका पहला जो नाम था वो शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन फिर बाद में इसका नाम MHRD किया गया, लेकिन फिर बाद में 2020 में वापस इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू की जाएंगी? तो वोकेशनल कोर्स अभी हमने पढ़ा था कि कक्षा 6 से जो है वो आपके वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब जो है वो आपकी शुरू की जाएंगी। ISL क्या है? तो ये है आपकी इंडियन साइन लैंग्वेज। तो जितने भी जो आपके बधिर बोलते हैं जिनको जिनको सुनाई नहीं देता, ठीक है, तो उन सब बच्चों के लिए या फिर जिनको दिखाई नहीं देता उन सब के लिए जो साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता उनके लिए ब्रेन लिपि होती है, और जो जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है, जो इशारों से जिनको बताते हैं, ठीक है, तो उनकी इसकी व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। स्वतंत्र भारत में जब पहली बार शिक्षा नीति 1968 में अपनाई तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थी इंदिरा गांधी। NEP का पूर्ण रूप है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। निष्ठा FLN किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य प्राप्त करना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी है? तो ये है आपका 2025-26 तक। नई शिक्षा नीति की प्रक्रिया कब से कब तक चली? तो ये चली थी आपकी 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति आई है? तो ये 3 आई थी 1968, 1986 और 2020 में। एक आई थी 1992 में, सिर्फ इसमें करेक्शन किया गया था, ठीक है। जो ये वाली थी सेकंड वाली, इसमें करेक्शन किया गया था 1992 में नरसिम्हा राव के द्वारा। NEP 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी? तो कक्षा 7 से। नेक्स्ट है NEP 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा की अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है 3 से 18 वर्ष। नई शिक्षा नीति कितने वर्ष बाद आई है? तो ये 34 वर्ष बाद। निष्ठा FLN प्रशिक्षण में FLN का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था थ्योरी में FLN, ठीक है, वहाँ पर मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको नहीं बताई थी क्योंकि ये क्वेश्चन में था इसलिए। तो ये है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन। FLN मिशन एक है। तो FLN मिशन जो है वो एक राष्ट्रीय पहल है, ये PYQ है, याद रखिएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। विद्यार्थी किस कक्षा से कोडिंग सीख सकते हैं? तो कक्षा 6 से आगे देखिए आपके वर्चुअल लैब भी स्टार्ट हो सकती हैं, बच्चे फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, आपके जो कोडिंग है वो आपके बच्चे सीख सकते हैं। कौन सी सरकारी संस्थाएं प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी? तो ये करेगी आपकी NCERT और आपकी NCTE। निपुण भारत कार्यक्रम में कितने स्तर क्रियान्वित किए गए? ये अभी हमने पढ़ा था ना, एक्सेस, इक्वलिटी और ये सब। तो वो थी आपकी ये 5 स्तर हैं इसके। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये NCERT के द्वारा तैयार की जाती है। NEP भाषा शिक्षा और भाषा सीखने को किसके रूप में वर्णित करती है? तो ये बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति के रूप में प्रदर्शित करती है। परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? परख एक योजना है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वो है मानदंड, मानक और दिशा निर्देश तैयार करना, यानी कि गाइडलाइंस, नॉर्म और जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको डिसाइड करना। NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। NAC का नाम क्या है? तो वो है आपका परख। NAC है यानी कि नेशनल असेसमेंट सेंटर, अभी हमने पढ़ा था। तो इस सेंटर का नाम ही परख रखा गया है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये है इसमें निपुण में कि कक्षा 3 तक का बच्चा जो है वो पढ़ने लिखने में निपुण हो, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज इसमें परिभाषा है इसकी। NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक छात्र की जितनी भी क्रिएटिविटी क्षमता है उसमें उसका और अधिक विकास हो। FLN के दिशा निर्देश किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास। निपुण भारत योजना को सरकार ने कितने भागों में विभाजित किया गया है? निपुण भारत योजना जो है उसे सरकार ने 17 भागों में विभाजित किया है।
एनईपी 2020 के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये है शिक्षा को लचीला बनाना। अच्छा, ये इसके कुछ सिद्धांत हैं। शिक्षा को लचीला बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना और साक्षरता और संख्यानात्मकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना। तो ये एनईपी के प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पीवाईक्यू थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। जो आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये आपके लिए परफेक्ट है। सब वन लाइनर आपके क्वेश्चंस हैं इसमें। तो आप एग्ज़ाम, आपको पता है आपका बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है एमआरएस का, और उसमें ये अलग से टॉपिक दिया गया है। तो इससे आपके क्वेश्चन जो है 100 आप 10% आपके आने ही हैं, ये बात आपको भी पता है। तो आप लास्ट रिवीजन के लिए इसको आप अच्छे से एक बार कवर कीजिए। जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको एक बार आपकी दोबारा रिवाइज कीजिए, और अपने जो दोस्त जितने भी टीचिंग या नॉन टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी के पास इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।